हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा अभी जो बीएसएससी एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जो कि आपके बीएसएससी के सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों में ये आपको मदद करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। तो अब तक मैंने 3 सेट को आपके बीच ला चुका हूँ और आप मेरे चैनल पर आए हैं और तीनों सेट जो अभी तक नहीं देखे हैं एक एक करके तीनों सेट के देखें। और आज आपके बीच चौथा सेट लेकर आया हूँ। आज चौथा सेट का अभी मैं तुरंत अब स्टार्ट करने वाला हूँ, बिना किसी कुछ बकवास किए टाइम गंवाए हुए। अब मैं तुरंत पॉइंट पर आता हूँ। और आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जहाँ संसदात्मक सरकार होती है वहाँ पर कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए जो उत्तरदायी होती है वो होती है विधायिका के प्रति। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ये आपको पता ही है। और अमेरिका जो है एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोत्तम होता है वहाँ पर। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो आप जानते हैं बहुत चिर परिचित अंदाज में क्वेश्चन बार बार घूर के आता है। तो न केवल राज्यसभा के पास जो अधिकार है वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति केवल राज्यसभा के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि कभी कहा जाए कि आपको कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाने वाली संस्था है, इसलिए ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उसकी आयु होती है 30 वर्ष। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। यदि किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो स्वयं ही वो राज्यसभा के सभापति अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो राज्य संघों का संघ है, इसका समर्थन करती है बहुलवाद। राज्य संघों का संघ है, उसका समर्थन करती है बहुलवाद। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं। तो पटना में न्यायाधीश हेतु कुल पदों की संख्या 53 है। आप जानते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल 53 न्यायाधीश हेतु पद का सृजन किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे, जिसमें 33 + 1 का सृजन किया गया है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और हाई कोर्ट का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की धारा 214 में किया गया है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो बिहार राज्य का है तो बिहार के ही किया जाएगा, तो इसका जो विस्तार किया जाएगा बिहार प्रदेश
विधानमंडल के द्वारा, क्योंकि जिस राज्य में होता है उसी राज्य का लोक सेवा आयोग का कार्यों का विस्तार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट सही है। जियोबन्नी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी सही है। पामर एंड जर्किन्स इंटरनेशनल रिलेशन ये भी सही है। ये जो लिखा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये मैच सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। अब अगला राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक जानते हैं, विश्व इतिहास की झलकियां। राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो लिखित संविधान संघीय व्यवस्था का है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन केंद्रीय व्यवस्था का है। सुदृढ़ न्यायपालिका वो भी है, जबकि प्रतिबद्ध नौकरशाही ये संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में जो लिया गया है, कनाडा से लिया गया, आप जानते ही। भारत का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किससे चुने नहीं जाते हैं? तो आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा जो चुने जाते हैं उन कुल सदस्यों का 1/3 भाग। शिक्षक द्वारा भी चुने जाते हैं। शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं 1/12 भाग। और स्नातक किए हुए ग्रेजुएट लोगों द्वारा भी चुना जाता है 1/12 भाग। तो उद्योगपतियों द्वारा राज्य विधान परिषद का सदस्य को चुनाव नहीं किया जाता है, इसलिए आंसर हो गया उद्योगपति। अब अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? तो दक्षिणापथ के शासकों की संख्या हरिसेन ने अपने प्रशस्ति में 12 बताई। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में मयूर सिंहासन को ही कहते हैं तख्त-ए-ताउस। तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने हराया और यहाँ से लूटकर तख्त-ए-ताउस ले चला गया, यहाँ से आक्रमण करके ले चला गया। तो इस प्रकार अंतिम शासक था मुगल शासक जो तख्त-ए-ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अब अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लिखा हुआ पहला ऑप्शन इसका कि जलियांवाला नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। यही गलत मिल गया हम लोग को। जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और चौरा चौरी कांड के चलते असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। तो ये पहले हमारा आंसर हो जाएगा ए। चौरा चौरी कांड के चलते 5 फरवरी को हुआ था 1922 में चौरा चौरी कांड, इसलिए गांधी जी वापस लिए थे। तो आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 15।
15 नंबर क्वेश्चन है, इसके पीछे और लगता क्वेश्चन था जी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। आप जानते हैं कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। यही पहले क्वेश्चन इसका गलत है, तो इसका हो जाएगा 15 का आंसर ए नंबर, यह गलत है। बाकी तीनों इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ा गया है। क्वेश्चन अभी 11 नंबर पढ़े थे, उसके बाद डायरेक्ट 15 नंबर आ गया दोस्तों। 12 नंबर पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही है। तो आप जानते हैं कुषाण की पहली राजधानी थी पेशावर या फिरोजपुर, जबकि इसकी दूसरी राजधानी मथुरा है। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, आप भली भांति जानते हैं। उसके साम्राज्य की राजधानी पहले फिरोजपुर या फिरोजपुर का एक और नाम था पेशावर भी था, इसलिए इसकी दूसरी राजधानी मथुरा है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो लंगर जहाँ भोजन खिलाया जाता है तो गुरु नानक द्वारा किया गया था, और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने ही लंगर की व्यवस्था की थी। लंगर होता है दोस्तों जहाँ सभी गरीब अमीर एक साथ बैठ के गुरुद्वारा में भोजन करते हैं, उसे लंगर कहा जाता है। इसका आंसर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहले आंसर है कि अली आदिब शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, यही गलत है, क्योंकि इसके नीचे साफ लिखा हुआ 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था हसन गंगू। अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में भारत में आजकल मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का शाही कालक्रम करें। तो इसमें तो सब पता नहीं होगा आपको, तो इसमें देखिए कि खानवा का युद्ध, घाघर का युद्ध, तो बाबर 4 लड़ाई लड़ा था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध पहले लड़ा जाएगा घाघरा से, तो पहला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, खानवा का युद्ध या अंतिम में। दूसरा ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, खानवा से ये भी पहले दिया है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, बी भी। सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर में दिया गया खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन सी हमारा सही है, इसलिए आंसर हो गया हमारा सी। चलिए, क्योंकि खानवा की हुआ था 1900 खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, इसलिए आंसर सी पकड़ा गया, आंसर हुआ सी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके बीच की 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। तो ब्रिटिश जो किया था क्लीमेंट एटली था, जिसमें भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था, जबकि
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। तो इटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 में भारत को आज़ाद कर देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुआ था, जानते हैं, जो भारत को 2 भाग में बांट दिया। तो उस बांटने के पहले ये कहा था इटली साहब कि इटली बोला कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद करेंगे, लेकिन उससे पहले स्थिति खराब हो गई। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल किया था, अहमदाबाद का जो मिल हड़ताली था वो लोग किया था हड़ताल मार्च 1918 में। और खेरा सत्याग्रह हुआ था, ये भी हुआ था मार्च 1918 में, लेकिन अहमदाबाद मिल फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा सत्याग्रह दोनों पहले कौन हुआ, तो पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, क्योंकि अहमदाबाद मिल वाला जो घटना फरवरी में शुरू हुई थी, जबकि खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ और अहमदाबाद मिल 1918 में ही हुआ, लेकिन फरवरी मार्च में हुआ। चंपारण तो 17 में हुआ, तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण। 3 नंबर शुरू किस में है, तो पहले हो जाएगा 3, फिर 2, 4, 1, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हम डी के साथ जाएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था विनोबा भावे, जबकि दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। आपको पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, और गांधी जी द्वारा इसको 11 अक्टूबर 1940 को इसका पहला व्यक्ति बनाए थे विनोबा भावे जी को, दूसरा व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा व्यक्ति ब्रह्मदत्त को बनाए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई जो होती है, श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज होती है, पॉइज। ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉइज। श्यानता की एसआई मात्रक जो होता है पॉइज। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है। तो संवेग बल का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द्रव्यमान गुना बल को संवेग कहते हैं, बल अलग हो गया। बल और दूरी दोनों दो चीज़ है, और बल और दाब का तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा यहाँ कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो ध्वनि कितना तीक्ष्ण है इसका डिपेंड करता है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर, तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा होने के लिए घर्षण होगा, बिना घर्षण के गतिज ऊर्जा होगा नहीं, और ऊष्मा ऊर्जा भी घर्षण होगा, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। तो आप भली भांति जानते हैं कि रेडियो एक्टिव में जो क्षय होता है वो होता है अल्फा, बीटा, गामा, तो इसमें डेल्टा नहीं होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर हो गया डेल्टा।
अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन, विहीन माने उसमें नहीं होता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन में किसके पास लाल रक्त कणिका नहीं होता है? तो लाल रक्त खून किसके पास नहीं होता है? तो केचुआ के पास नहीं होता है। मोर मेढक सर के पास खून होता ही लाल, देखो कि यहाँ आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। टेढ़े मेढ़े बड़ी मछली जो देखते हो आप लोग, ये एक्वेरियम में जो मछली बंद रहता है वो बड़ी छोटी मछली बड़ी क्यों दिखाई देती है? ये सब अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस आयाम में न्यूनतम होती है? तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति निर्वात में होती है और प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होती है। इस पर का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में जो बंधन होता है वो त्रिबंधन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। त्रिबंधन होने का कारण है दोस्तों कि नाइट्रोजन में जो आबंध होता है त्रिबंध होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें जो बंधन बनता है त्रिबंध बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो जब भी हाइड्रोजन बात आए तो नाभिकीय संलयन होगा और परमाणु बम आए तो नाभिकीय विखंडन होगा, इसलिए आंसर है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है। ये तो एकदम सरासरी गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये भी गलत है। इनकी संरचना समान नहीं होती है, दोनों की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। जो कि हीरा बहुत कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है, गुण में भी अंतर है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। अगर समान डिग्री की कठोरता होती तो दोनों में समान गुण होता है, इसलिए सी भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो परमाणु जो संकेत होता है यौगिक का सूत्र CaO, CaO को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जबकि बुझा हुआ चूना या दुधिया चूना कहेंगे CaOH का होल 2 को। अब अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये सब बच्चों को दिक्कत करता है। इसमें ऑप्शन में दोनों दे देगा, सिस्मोग्राफ भी और रिएक्टर स्केल भी। तो मापने के लिए हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं, तो स्केल हो जाएगा यहाँ रिएक्टर स्केल। जबकि आपको लगता है कि सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंग का रिकॉर्ड करता है। ग्राफ जो होता है रिकॉर्ड होता है उसमें, लेकिन जो मापते हैं कि कितना इसका तीव्रता था तो रिएक्टर स्केल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशियों में थकान शांति निम्नलिखित में से भ्रांति किसके संचयन से होता है? तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो आपको थकान लगेगा। अभी बिहार पुलिस के जवान जो दरोगा और बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए दौड़ते हैं तो उनके ठेहुना में दर्द उठाता है, मांसपेशियों में जो दर्द उठ जाता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस में सबसे जो प्रमुख अवयव है वो मीथेन CH4। मीथेन मुख्य रूप से अवयव होता है। तो अगर धान के खेत में घुसेंगे तो आपको बायोगैस मीथेन का महक आएगा। गोबर में भी मीथेन गैस होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको तीनों सूत्र याद हो जाएगा। पहले होता है एल्किन। एल्किन कहते हैं CnH2n को कहते हैं एल्किन। एल्किन में लगा देंगे एन तो हो जाएगा एल्किन। तो एल्किन में हो जाएगा सूत्र CnH2n +2, एन में प्लस और एल्किन में ना प्लस ना माइनस CnH2n। जबकि एक होता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n +2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किसने किया। तो आप जानते हैं आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। आनुवांशिकता के सिद्धांत को दिए थे। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता के जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के जो अंतर्गत हम लोग करते हैं वो है जंतु जीवाश्म का अध्ययन नहीं करते हैं, शैवाल का भी नहीं करते हैं और फफूंदी का भी नहीं करते हैं। तो वनस्पति है तो इनमें तो तीनों वनस्पति के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बोटनी के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्मों का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं तो वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो जो रूपांतरित स्तंभ है वो है आलू। आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं, अब जानते हैं हरित पादप जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं वे सभी आते हैं प्रथम पोषक स्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा हरित पादप। अगला क्वेश्चन है DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है। तो DNA में जो उपलब्ध होता है अम्ल टायरोसिन वो अम्ल नहीं बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है। तो स्टार्च को जल अपघटन से जो ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है वो है एमाइलेज। कौन है वो? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाए थे। तो सब बहुत हल्का क्वेश्चन है। विटामिन सी खट्टा में पाया जाता है, सबसे आसान। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है। 45 है निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता। तो सबसे ज़्यादा के दाता है वो है, काहे कि ना तो वो में ए एंटीजन पाया जाता है ना ही बी एंटीजन पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ को। अगला नंबर क्वेश्चन 46, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो नेहिम तेंदुओं को जो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश है वो किर्गिस्तान है। कौन देश है? किर्गिस्तान है। आपको पता है किर्गिस्तान जो अलग हुआ था दोस्तों ये रूस से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया। तो 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था उड़ीसा को दिया गया था।
2024 का जो गणतंत्र दिवस था 75वां गणतंत्र दिवस था 75वां। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक की आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया, लगातार इंदौर इस पर बना हुआ है। इसके साथ इंदौर जो है मध्य प्रदेश का शहर है, जबकि सूरत गुजरात राज्य का शहर है। अब अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक हैं जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2026 का जो मेजबानी किया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक, वो किया जाएगा इटली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? आपको याद है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों 1924 में खेला गया था और इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। तब से लगातार प्रत्येक 4 वर्षों पर शीतकालीन ओलंपिक होता है। अभी हाल ही में 2024 में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2 साल के बाद 26 में होगा शीतकालीन, फिर 28 में होगा ग्रीष्मकालीन, फिर 30 में होगा शीतकालीन। ये कंटिन्यू चलते रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? तो चंदूबी महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। आपको पता है कि नागालैंड का जो महोत्सव है वो हार्नबिल प्रसिद्ध है, हार्नबिल पक्षी का नाम है। और संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है तोरग्या। अब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना? तो लोकसभा के 5 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सांसद थे, सुकांत मजूमदार भाजपा पार्टी के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, सुधीर गुप्ता भाजपा के हैं, रामधारी सिंह कोल्हो एनसीपी के हैं और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं। इनको 2024 का सांसद पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो कार्यक्रम है योग्यश्री कार्यक्रम, ये जो चलाया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दी? तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दिया गया है भारत इटली के साथ। किसके साथ दिया गया? इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया? वाह! भारतीय रुपये में जो भुगतान किया गया दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात को। आप जानते हैं जितना ज़्यादा रुपये से लेन देन होगा उतना ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा। अमेरिका का अमीर होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि विश्व में जितने भी लेन देन होते हैं ज़्यादातर देश डॉलर में ही लेन देन करते हैं। इसलिए जैसे जैसे भारत के रुपया से लेन देन एक देश से दूसरे देश में बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा देश मजबूत हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ भारत ने रुपये में लेन देन किया।
अब अगला क्वेश्चन है कि अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, तीनों जो जगह जब मिलती है अनायमुदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? अनायमुदी में मिलती है। ये तीनों का पर्वत गांठ मिलता है अनायमुदी पर। कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। भारत में राजस्थान तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि दूसरे नंबर पर तांबा भंडार में है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक दोस्त कहते हैं दोस्त ऐसे देश को जो चारों तरफ से देश से ही घिरा हो, किसी समुद्र सीमा से ना लगता हो, ऐसे देश को लैंडलॉक देश कहते हैं। लैंडलॉक का हिंदी में होता है भू आवेशित देश। तो इसमें से जो है कौन कौन देश है जो लैंडलॉक कंट्री है? वो है लाओस और अफगानिस्तान। ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी प्रकार की समुद्री सीमा नहीं सटती है, जबकि बांग्लादेश म्यांमार में सटता है समुद्री सीमा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर जो पर्वत श्रेणी है वो भाग है, किसका भाग है? तो वो भाग है शिवालिक श्रेणी। किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा साझा सिक्किम दोस्तों म्यांमार के साथ अपना सीधा सामान साझा नहीं करेगा। मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, जबकि सिक्किम साझा नहीं करता है। इसके लिए आपको मैप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैप का ज्ञान हो जाए तो आसानी से आपका 1-2 नंबर मैप से निश्चित तौर पर आता है। म्यांमार से सटे राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 राज्य है, जबकि जो भूटान से सटता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल अपना सीमा शेयर करता है। और नेपाल से सटता है पहले तो है उत्तराखंड, उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर बिहार सटता है, कुछ भाग पश्चिम बंगाल का सटता है, कुछ भाग सिक्किम का भी सटता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे बड़ा तो जानते ही हैं राजस्थान, राजस्थान से कोई बड़ा नहीं है। तो 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश और 3 नंबर में महाराष्ट्र। इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। निम्नलिखित में कौन एक कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान माने काया से, उसके शरीर से फिर दूसरा बना है। तो जो कायांतरित चट्टान है दोस्तों बेसाल्ट चट्टान होता है। बेसाल्ट चट्टान कायांतरित चट्टान है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? ये तो सबसे आसान है, मैकमोहन। भारत चीन मैकमोहन, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान, अब तो हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंट रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार जो योजना शुरू की गई थी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 था। उसी के बीच में जवाहर रोजगार योजना 1989 में किया गया था शुरू। अब क्यों किया गया था? तो 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनके 100 वर्ष पूर्णे पर जवाहर रोजगार योजना भी चलाया गया था, और इसके अलावा भारत में एक शताब्दी ट्रेन भी चलाया गया था इसी उपलक्ष्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। अब अगला कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस, बहुत आसान, 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है, इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त।
उसका आंसर हो गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 65 का हो गया 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो सिक्किम में जो पाई जाती है जनजाति वो है लिम्बू। कौन है? लिम्बू और लेप्चा, ये सिक्किम की जनजाति है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 66 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो दोस्तों 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या दर वृद्धि रही थी वो था 17.7%। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है उनका संबंध भारतनाट्यम से है। अब अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो भारत में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है दोस्तों वो है चंडीगढ़ में। अब अगला क्वेश्चन है, कि मिलान करें सिंपली पाल तो उड़ीसा में आप जानते ही हैं। सिंपली पाल कहाँ है? उड़ीसा में। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक है मेघालय में। और शीत मरुस्थल जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। इसलिए एक का हो जाएगा आंसर 4, बी का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 3, 2 का 3, नोकरेक हो जाएगा मेघालय 3 का 5 और कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब मिला लेना जिसमें आंसर हो। अब अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल में जो द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है उसको कहते हैं O3, ओजोन को कहते हैं द्वितीय प्रदूषक। अब अगला क्वेश्चन है 73 कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। इसका वर्ष 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पंपास जो है तो सब जानते हैं दक्षिण अमेरिका में पंपास होता है। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका 74 का बी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है। 1 नंबर में चीन है रेशम उत्पादक में। 2 नंबर में भारत है। शहतूत से रेशम उत्पादन करने में भारत प्रथम स्थान पर है। जबकि भारत का राज्य कर्नाटक जो है सबसे अधिक रेशम उत्पादन करता है। और रेशम उत्पादन की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। 76 का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बना लेना मैथ। 76 का बी। 77 का आंसर हो जाएगा डी। 36 से वही विभाज्य होगा जो 9 से भी होगा और 4 से भी होगा तो 9, इसलिए डी। 78 का आंसर हो जाएगा ए। 78 का आंसर ए। इस प्रकार आज का सेट दोस्तों यही समाप्त हुआ। अपनी मेहनत को जारी रखें और हमारे चैनल को लाइक कर देना। लाइक में कुछ जाता नहीं है, कुछ लोग जान के देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन लाइक कर देने से आपका कुछ जाएगा नहीं। तो आप लाइक कर देना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर देना, और चले बने तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं अपना मेहनत जारी रखो दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर कल, आपसे मुलाकात होगी कल नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।